ठीक है, तो सबसे पहले तो मैम वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू कि आपने एचपीएससी पीजीटी इंग्लिश में आपने सिलेक्शन लिया, फाइनल सिलेक्शन लिया और करीब करीब आपकी रैंक माने तो करीब तो 50 टू 55 स्टूडेंट्स में आपका नेम है, उसमें रोल नंबर आपका आया हुआ है। जी राइट, तो हम इसको फाइनल सिलेक्शन भी मान सकते हैं, हालांकि रिजल्ट आना भी बाकी है, लेकिन मार्क्स रिलीज कर दिए गए हैं, तो उसके बेस पे हम आइडिया लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन भी कंफर्म है, बहुत अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन इसमें हुआ। जी सर। तो मैम आपकी एचपीएससी पीजीटी इंग्लिश एग्जाम को प्रिपेयर करने की क्या कुछ स्ट्रेटजी रही, आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया? पहले आपने एस्टेट वगैरह क्लियर किया होगा, राइट? उसके बाद कितना टाइम आपने लिया, और ये जब वैकेंसी आई थी तो उसके बाद आपने कितने टाइम प्रॉपर प्रिपेयर किया? जी सर। एक्चुअली सर एचटेट मैंने 2019 में क्लियर किया था और उसके बाद फिर कोरोना का टाइम भी हमने देखा है। और कोरोना के टाइम के बाद ऐसा हुआ था कि रेगुलर स्टडीज़ मैं नहीं कर पाई थी। कुछ तो मैंने स्कूल जॉइन कर लिया था। स्कूल जॉइन करते साथ-साथ मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी और फिर हमारा निकला था टीजीटी के लिए एचएसएससी से जो वैकेंसीज़ थी। लेकिन वो जर्नी स्टार्ट होने से जस्ट पहले मैं कहूँगी कि 2023 के बिल्कुल स्टार्टिंग में जनवरी में मुझे इतने सीवियर हेल्थ इश्यूज़ हुए थे कि मेरा स्कूल छूट गया एकदम से, जिस स्कूल में भी मैं टीच कर रही थी। मैं एक यूट्यूबर भी हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तुरंत मैंने वो यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ डालना बंद किया क्योंकि आई वाज़ नॉट एबल टू सिट इवन। इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि मैं वॉक नहीं कर पा रही थी, सिटिंग नहीं दे पा रही थी। तो ऑल ऑफ सडन मेरे जितने भी सोर्सेज़ थे इनकम के वो बंद हुए और मैंने सब स्किप कर दिए। तो स्कूल भी छूटा, यूट्यूब बंद हुआ, लेकिन साथ के साथ वैकेंसीज़ आ गई थी 2023 में। तो वो एक टाइम था जब मेरे को तैयारी भी करनी थी और हेल्थ इश्यूज़ भी मेंटेन करके चलने थे। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, टीजीटी के लिए मैंने लेटे-लेटे प्रिपेयर किया, जैसे भी मैं कंफर्टेबल रहती थी। हालाँकि मुझे यही होता था कि 2 या 3 घंटे ही मिल पाते थे। बाकी मुझे इतना सीवियर पेन रहता था कि मैं पेन में जैसे ये होता है ना चढ़ाना होता है एक सेंस में, तो वो चीज़ होती थी, मैं सिटिंग नहीं दे पा रही थी। तो फिर भी मैंने हिम्मत तो नहीं हारी, टीजीटी भी दिया, लेकिन टीजीटी कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से नहीं क्लियर हो पाया। और उस टाइम थोड़ा-सा ये हुआ कि मुझे लोगों ने जज भी किया कि खुद मैडम पढ़ाते हैं और मैंने टीजीटी की कोचिंग भी दी थी मेरे यूट्यूब चैनल पे टीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए। तो थोड़ा-सा एक क्रिटिसिज़्म आया कि मैम खुद सेलेक्ट नहीं हुए। तो वो मैंने पॉज़िटिव वे में ही लिया कि क्योंकि हर किसी को फेल्योर की स्टोरी सुनना अच्छा नहीं लगता है, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी ही सब सुनना पसंद करते हैं। तो मैंने उनको कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया, 1-2 जो मेरे नॉन थे, उनको ही मैंने ये बताया कि मेरे साथ एक्चुअल में हुआ क्या था और क्या रीज़न्स रहे फेल्योर के पीछे। तो फिर उस दौरान मुझे गुड़िया हुई और ये था कि साथ के साथ मुझे मेरा बेबी भी सँभालना है और साथ के साथ मुझे मेरे हेल्थ इश्यूज़ भी मेंटेन करके चलने हैं और पढ़ना भी है। तो पढ़ना जो था वो एक चैलेंज था क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि जीना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। डॉक्टर्स ऐसी कंडीशन में मुझे बोल रहे थे कि आपका जो है जीना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप इस हेल्थ इश्यूज़ के साथ कंटिन्यू करेंगे। सर्जरीज़ पे सर्जरीज़ उन्होंने कन्फर्म किया कि आपको सर्जरीज़ करानी पड़ेंगी। तो सर मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब मैंने ये फ़ॉर्म फिल किया था। मेरे हस्बैंड जो है वो डिक्लेरेशन होता है ना कि डिक्लेरेशन के लिए फ़ॉर्म पे साइन करने होते हैं, फिर आपका अपलोड होता है। तो वो मैंने हॉस्पिटल के बेड पे साइन किया था और इस उम्मीद के साथ किया था कि शायद ये वैकेंसीज़ मेरे लिए जो है वरदान साबित हो और सेकंड साइड जो थे मेरी फैमिली मेंबर्स थे, वो मुझे मना कर रहे थे कि आपको पढ़ाई करनी ही नहीं है, कि आप बिल्कुल टोटली छोड़ दो, आप सिर्फ़ अपनी सेहत पे ध्यान दो और एक छोटी गुड़िया है उस पे ध्यान दो। तो मैंने उनको यही एश्योर किया कि मम्मा मैं कर सकती हूँ, मैं बच्चों को पहले प्रायोरिटी दूँगी और ठीक है स्टडीज़ को सेकेंडरी रखूँगी उनके अकॉर्डिंग और मैंने ये किया भी सही क्योंकि बच्चे तो पालने ही थे। तो मैं गुड़िया को साथ-साथ लेके चल रही थी, फिर अगेन हेल्थ इश्यूज़ हुए, मुझे ऑपरेट कराना पड़ा, गॉल ब्लैडर भी रिमूव हुआ और उस दौरान जो है मैंने प्री दिया था एचपीएससी का
उसमें 34 क्वेश्चंस गलत हुए तो वो कैंसल हुआ। कैंसल होने के बाद फिर रिकंडक्ट हुआ। रिकंडक्ट जब हो रहा था, उस दौरान ऐसी कंडीशन थी आई वाज़ ओनली वाटर मीन्स मेरा ये होता था कि मुझे रोटी नहीं दी जाती थी खाने के लिए, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। मैं सिर्फ़ नारियल पानी पे और मौसमी के जूस पे सर्वाइव कर रही थी उस टाइम। तो हैट्स ऑफ टू माय हस्बैंड, माय मदर, माय ब्रदर। तो ये जो 3 जो मैं नाम ले रही हूँ ना मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसी मम्मा, भाई और लिटरली मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं कि उनके सपोर्ट से ना केवल मैंने उस चीज़ को जीता कि हेल्थ को मैंने अपना ठीक किया, साथ के साथ प्रिपरेशन में मेरे हस्बैंड ने मुझे हो बहुत हेल्प किया। तो ये चीज़ होती थी कि साथ में ही मैं अपनी दवाइयाँ खा रही हूँ, बेटी को फीड भी कर रही हूँ और ये एक चिंता होती थी, वो बहुत वीक थी। तो मुझे ये रहता था कि कहीं इसके साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। तो एक ऐसी जद्दोजहद चल रही थी कि आपको कामयाब भी होना है और आपको जीना भी है। तो और ये बिना हस्बैंड के सपोर्ट से बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। जी तो मैम। ओके, सो यस मैम, साक्षी मैम, यू वांट टू कंटिन्यू? आप थोड़ा-सा ये बताइए, जैसे आपने बताया कि आपकी जो जर्नी है थोड़ी हार्ड वर्किंग रही है, स्ट्रगल से भरी हुई रही है। तो ये बताइए कि इंटरव्यू के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? कैसे आपने प्रिपेयर किया? कैसा आपका शेड्यूल रहता था? जी मैम, इंटरव्यू के टाइम एक्चुअली पहले तो मैं साथ-साथ ट्यूशन्स करा रही थी। तो मेरे 4 टू 5 आवर्स तो ट्यूशन्स में चले जाते थे और उससे पहले जो गुड़िया है मेरी मैं उसको सँभालती थी तो मेरे पास कोई केयरटेकर भी नहीं है और कोई मतलब कोई ऐसा फैमिली मेंबर भी नहीं है जो उसको सँभालता हो। तो मैंने आप लोगों से जॉइन किया, जगत सर का मुझे कहीं टेलीग्राम से जो है एक लिंक मिला कि इन्होंने एक पीडीएफ शेयर की थी इंग्लिश के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के लिए। तो मुझे उसमें थोड़ा फ्रूटफुल लगा कि कुछ राइटर्स को उन्होंने डिस्कस किया हुआ था, कुछ उन्होंने जैसे एनईपी के बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो मुझे लगा कि यहाँ से मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है। तो मैंने सर को फिर पर्सनली मैसेज ड्रॉप किया टेलीग्राम से कि सर आप मोर पीडीएफ्स या वीडियोज़ इससे रिलेटेड कुछ मुझे अवेल हो सकता है। तो सर ने फिर मुझे बताया कि वो एक कोर्स भी हम जॉइन कर सकते हैं। तो मैंने तुरंत सर से कॉन्टैक्ट किया और कोर्स जॉइन किया। तो जो पहला इंटरव्यू मेरा रहा, सर ने बोला जिस दिन मैंने जॉइन किया सर ने कहा कि आज ही आप इंटरव्यू एक मॉक करके देखिए। तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो बिल्कुल। मतलब 2023 के बाद बिल्कुल मैं घर पे ही हूँ। मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ या वंडरिंग माइंड्स करके जो है एक इंग्लिश प्लेटफ़ॉर्म है, तो वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया था। उसके बाद मेरा कम्युनिकेशन नहीं हुआ किसी के साथ कि मैं इंटरव्यू बहुत अच्छे से दे पाऊँ, इतना मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। तो फर्स्ट इंटरव्यू तो मेरा ऐसा रहा मॉक में कि सर पूछ रहे हैं तो मुझे ये भी नहीं आता है, सॉरी सर आई डोंट नो, सॉरी सर आई डोंट नो। तो मेरा ऐसा गया था। हाँ, थोड़ा मैं ये कह सकती हूँ सब्जेक्टिव कमांड लिटिल बिट मेरी थी। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने कुछ आंसर्स दिए थे लेकिन एनईपी अ, हरियाणा जीके या करंट से रिलेटेड आई वाज़ टोटली निल मुझे नहीं पता था। तो अंडर हिज गाइडेंस ओनली आई प्रिपेयर्ड अबाउट एनईपी तो लास्ट तक आते-आते मेरे जो है 5 टू 6 मार्क्स हो गए थे और मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गई थी कि एनईपी के बारे में मुझे कुछ पूछ लो तो मैं श्योर थी कि मैं बोल सकती हूँ। अगर मुझसे इंटरव्यू में कोई पूछता तो मैं आंसर कर सकती हूँ। मैंने सर को रात के 1:30 बजे मैसेज किया कि मुझे सर ये नहीं आ रहा है तो सर का विदिन 5 मिनट्स आंसर आया। मतलब उनका रिप्लाई आ जाता था। तो आपका मैंने अगर कहने का रात के 1:30 मतलब है बजे कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिली, आप कंसिस्टेंट रहे, बिल्कुल। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हाँ, जो भी आपके टॉपिक मुझे लिए। ये लगता था मेरा थोड़ा डाउन जा रहा है, तो मैं सर को तुरंत मैसेज छोड़ देती थी। सर ने एक बात बोली थी कि आपको कहीं भी डाउट लगे 24 आवर्स में आप कभी भी मैसेज ड्रॉप कर दो। हम आपको उसी टाइम रिप्लाई नहीं कर पाएँगे तो भी विदिन 1 आवर हम आपको रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये हुआ भी है मैम लिटरली जो उन्होंने कहा अकॉर्डिंगली उन्होंने बिहेव भी किया और कहीं भी मैं पैनिक फ़ील कर रही थी तो उन्होंने मुझे हर जगह यही कहा कि बी कॉन्फिडेंट आप गो थ्रू करो, आपको सिर्फ़ अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को। अभी यहाँ पे आपका लर्निंग स्टेज नहीं है।
यहाँ पे सिर्फ़ आपको अपने आप को बेहतर करना है। तो वो मैंने सीखा है और नो डाउट आपने डेमो अगर भी मैंने वो दिया 5 होगा। मॉक्स नहीं लगाए होते, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट एचपीएससी इंटरव्यू में नहीं हो पाती। ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि एक हेजिटेशन खुल जाती है। स्टेज फ़ियर जो होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो चला जाता है, जो फ़ियर होता है उसका। जी। आपने डेमो में भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करा और फिर आपने उसको देखा? हाँ जी। एक्चुअली सर ने उससे जैसे आपको पहले भी कितना मुझे बोला बेनिफिट था ना, मिला? एक ये होता था मैम जैसे मैं अपने हस्बैंड के नंबर पे जो व्हाट्सएप है, उस पे मैं रिकॉर्डिंग करके भेजती थी कि मेरी वॉइस में मैं कहाँ फंबल कर रही हूँ। या फिर मैं जो बोल रही हूँ, मैंने जॉन कीट्स पढ़ा, तो जॉन कीट्स की बुक्स और नोट्स मैंने साइड रखे और फिर मैंने देखा कि अगर सर मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट जॉन कीट्स? तो मैं कितना उनके बारे में बता पा रही हूँ, कितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। तो वो मैं वॉइस मैसेज सेंड करती थी और फिर उसको सुनती थी कि मैंने क्या बताया है या मैं क्या स्किप कर गई हूँ, क्या मुझे और बताना चाहिए था जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और सेकंड थिंग मैंने ये भी की थी कि थोड़ा मिरर के सामने 2-3 टाइम्स तो मैंने प्रैक्टिस की है ज़रूर, ज़्यादा नहीं कहूँगी, की है पर मैंने। और तो दिस इज़ साथ में ऑल योर गुलशन सर हार्ड वर्क, डेडिकेशन, एफर्ट्स जो आपने अपने आप पे लगाए हैं, ये आज उसी का ही रिज़ल्ट है। देखो, और जी मैम, आपको थैंक गाइड यू। कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन करने वाले आप ही हो। आपने बहुत मेहनत करी है, डिसिप्लिन रहे हो आप, तो उसी का रिजल्ट आपके सामने भी है। तो हाँ एक जी। चीज आप एक हमारे चीज थोड़ी-सी ऑडियंस को बताइए कि अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं? जैसे आपने अपनी स्ट्रगल की स्टोरी बताई है, तो उस स्थिति में भी आपने अपने आप को मोटिवेट रखा, किसने आपको इंस्पायर किया और कैसे बच्चे अपने आप को पॉजिटिव साइड देखें अपने आप स बिल्कुल मैम। इस जर्नी में मैम अगर मैं प्री से स्टार्ट करूँ, तो प्री में ये चीज़ होता है कि हमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन्स चाहिए रहते हैं और हमारे लिटरेचर में थियरीज़ बहुत ज़्यादा हैं और कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, राइटर्स बहुत सारे हैं। तो एक तो कन्फ्यूज़न ये रहता है कि राइटर्स कर लें हम, उनके वर्क्स भी कर लें हम, लेकिन उनके ऑब्जेक्टिव्स जो क्वेश्चन्स हैं, वो कहाँ से लगाएँ? तो इसके लिए मैंने वंडरिंग माइंड्स का जो है कोर्स लिया था। राहुल चौधरी सर का। तो उन्होंने काफ़ी क्विज़ लगाई, तो क्विज़ लगाने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया करता था कि अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं कैसे उसको 4 ऑप्शंस में से एक बेस्ट ऑप्शन ढूँढ सकती हूँ और वो करेक्ट भी हो। तो क्विज़ बहुत हेल्प करती हैं। सेकंड मैम मैंने जैसे बताया था कि कोचिंग मैं देती थी, तो मैं 8 बजे के आस-पास फ्री होती थी। तो मेरा जो स्टडी टाइम रहता था, वो मोस्टली नाइट में रहता था। मैं दोनों बच्चों को सुला के और आफ्टर 10 पीएम मैं अपनी बुक्स उठाती थी। तो वहाँ पे ये होता था कि अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, अकॉर्डिंग टू योर स्टैमिना आप कितना टाइम दे सकते हैं और एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, एक पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नींद आ रही है, तो आपको बिल्कुल, अपने एग्ज़ैक्टली। ऊपर काम करना पड़ेगा। वो टाइम था सर्दियों का और सर्दियों में जैसे ही आप थोड़ा कंबल में जाते हैं, तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। तो कोशिश मेरी ये रहती थी कि दोनों पैर जो हैं, मैं कंबल से बाहर निकाल के बैठती थी और ये होता था कि कानों के पास से थोड़ी हवा जाती थी, तो ये होता था कान कवर कर लेती थी, लेकिन फेस को और पैरों को कवर नहीं करना है बिल्कुल भी, अदरवाइज़ आप सो जाएँगे। और सेकंड मैम बैठना ज़रूरी है, चाहे आप चेयर पे बैठो, चाहे आप बेड पे बैठो, लेकिन जैसे ही आपका थोड़ा-सा ऐसा पोज़ आ जाएगा, तो आप लिटरली सोएँगे ही सोएँगे। तो बिल्कुल। ये अपने आप को बैलेंस करना, अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो गया था उस टाइम और ये चीज़ मैंने की है और रात के मैं 2-2 3-3 बजे तक पढ़ती थी। तो मेरा ये टारगेट होता था कि आज मुझे विलियम शेक्सपियर करके सोना है, तो सोना है। तो विलियम शेक्सपियर मैंने जिस दिन कवर किया था, उस दिन मैं 5:30 बजे सोई थी, 11 बजे से लेकर के कंटिन्यूअसली 5:30 बजे मैं सोई थी फिर, पढ़ के। तो मतलब और आप मैंने ये जो यहाँ स्टेटमेंट होती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ जो काम करें, वो आप कह रहे हो कि बिल्कुल अप्रूव करेक्ट है। यस मैम, डेफ़िनिटली हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जैसे ये चीज़ होता है कि आप 1 घंटे के बाद बोलते हैं कि आप पढ़ नहीं सकते हैं, ये ऐसा हुँ। नहीं है बिल्कुल भी। आप कंटिन्यूअसली 2 ढाई घंटे बिल्कुल पढ़ सकते हैं और जब मुझे ये लगता था कि अब मैं थक गई हूँ, तो मैं थोड़ा-सा रूम बंद करके और सॉन्ग्स चला देती थी
तो जो भी आपके कहते हैं ना कि इंटरेस्ट के सॉन्ग्स होते हैं, सैड सॉन्ग्स नहीं होने चाहिए, आप रो देंगे। सैड सॉन्ग्स आप बिल्कुल ना चलाएँ। थोड़ा एनर्जेटिक हो या आप स्पिरिचुअल सॉन्ग्स सुन सकते हैं, तो मेरा कान्हा में थोड़ा विश्वास ज़्यादा रहता है, तो मैं कान्हा के सॉन्ग सुन लेती थी और थोड़ा-सा अपने आप को फिर से वार्म अप करते फिर से मैं उसी चीज़ को पकड़ती और वो पूरा करके सोती थी। तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी मैम, बच्चे भी, इनके साथ में प्रिपरेशन मैनेज करना कितना चैलेंजिंग आपको लगा और आपका मतलब डेली कितने घंटे आप पढ़ते थे? उसके अलावा ये भी बताइए कि फीमेल एस्पिरेंट्स भी हैं और स्पेशली मदर्स और कल मदर्स डे भी है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही है? सर एक्चुअली इसमें जितने भी आप कैंडिडेट्स देखेंगे ना तो 75% मेजॉरिटी जो है, मैं बल्कि ज़्यादा वो कम बोल रही फीमेल्स हूँ। ही है। हाँ, वो फीमेल्स ही हैं। तो फीमेल्स जो हैं वो कहते हैं ना कि इंटरनली खुद ही मोटिवेटेड होती हैं। उनको मोटिवेशन की एक्चुअल में तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैं इसमें 2-3 नेम्स जो हैं वो ऐड करना चाहूँगी। मेरी फ्रेंड्स हैं जैसे केवल है, संजू है, किरण बंसल है। तो ये 3-4 एक धर्मेंद्र है। तो ये 4 जो मेरे फ्रेंड्स थे, ये ऐसे थे कि बीच-बीच में मुझसे पूछते रहते थे, "आज क्या प्रिपेयर किया?" तो अगर मैंने किसी दिन ये कह दिया कि आज मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, तो वो ये चीज़ बोलते थे कि आज का काम इकट्ठा करके कल अगर तुमने 4 क्वेश्चन मुझे नहीं करके दिखाए तो ठीक नहीं रहेगा। एक तो ये चीज़ रहती थी। एक हस्बैंड जब घर आते थे, तो आते ही पहले ये क्वेश्चन होता था, "आज कुछ पढ़ा?" तो अगर मैं ये कह देती थी कि हाँ, पढ़ा, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते थे और फिर खाने में मेरी इतनी हेल्प नहीं हो पाती थी, तो मैं कर लेती थी मैनेज। लेकिन जिस दिन मैंने ये कह दिया कि आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, आज गुड़िया ने पढ़ने नहीं दिया है, तो ये चीज़ होता था कि खाना मैं बनाऊँगा, बर्तन मैं साफ कर लूँगा, लेकिन तुम पढ़ो, अपना बुक उठा लो, यहाँ से जाओ, दोनों बच्चे मैं सँभाल रहा हूँ। तो एक ये होता है मैम, अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है ना, तो यू नीड नो वन इन योर लाइफ टू सपोर्ट यू। तो मेरा यही होता था, हम ऊपर जो एक रूम था, रूम में मैंने एक छोटा-सा बेड लगाया और मैं वहाँ पे चुप-चुप के पढ़ने जाती थी बच्ची से कि उसको पता ना लगे मम्मी ऊपर चली गई है। और जैसे ही वो रोती थी तो वही चीज़ होता है कि आप रुक नहीं सकते हो एज़ अ मदर, तो आकर के फिर उसको फ़ीड करती और फ़ीड करके फिर ऐसे ही गोलमाल करके फिर जाके पढ़ती थी। तो ज़्यादातर मुझे नाइट में ही टाइम मिला है मैम और सुबह का टाइम जब होता था, जब वो सोई होती थी, तो ये होता था कि मेड के आने से पहले-पहले मुझे 2 घंटे मिल गए या 1 घंटा मिल गया, तो मैं पढ़ती थी। खाना बनाते टाइम भी मैं वीडियोज़ सुन रही हूँ लीड लगा कर के, बर्तन धो रही हूँ तब भी मैं लीड सुन रही हूँ। तो एक ये होता था कि आपको हर टाइम एक ऐसा एनवायरनमेंट बना आपका के पूरा रखना पड़ता फ़ोकस है घर में। आपकी पढ़ाई पे ही था कि मेरे को कैसे भी टाइम निकाल के वो आज टॉपिक कवर करना ही है। हाँ जी, बिल्कुल मैम। और ये अगर कंसिस्टेंसी आपने ली अगर कि आज जो मैंने डिसाइड किया है वो करना है, तो आप जो है पेज बना सकते हो कि जो सिलेबस है उसके साथ कवर करने में। राइटिंग सेक्शन था, अगर मैं बात करती हूँ मेंस के लिए, तो उसमें हमारा राइटिंग सेक्शन था सारा क्योंकि सब्जेक्टिव था। तो एक तो ये होता है कि आप ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। अब मुझे रिटन प्रैक्टिस भी करनी थी। 3 घंटे का पेपर था और मुझे लिख-लिख के देखना था। तो एक तो ये हेल्प हुई कि मैं ट्यूशन्स करा रही थी, तो जो भी बच्चों के लेटर राइटिंग थे या डिबेट राइटिंग थे, जो भी मैं उनको हेल्प कर पाती थी, तो वो भी मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा, फर्स्ट तो। और सेकंड में क्या करती थी, थोड़ा मैंने चैट जीपीटी भी यूज़ किया और वंडरिंग माइंड्स के नोट्स तो मैं फॉलो कर ही रही थी। तो वहाँ से बहुत हेल्प मिली मुझे और ऑल ऑफ सडन जब होता है कि आपके लिए एक कोई फरिश्ता भगवान भेज देता है, तो एक राजेश सर का मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, राजेश चौधरी सर हैं। हालाँकि उनका इतना अच्छा स्कोर नहीं बन पाया इसमें, लेकिन उन्होंने मतलब एक-एक मोमेंट पे मेरी हेल्प की, कि आपको किससे रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कौन से राइटर पे क्या चीज़ चाहिए और राहुल सर ने भी बहुत हेल्प की। तो वो ये होता था कि आपने सिर्फ़ सोचा हो और उन्होंने जैसे सुन लिया हो और उसी टाइम वो आपके नोट्स भेज देते हो ये सोच के कि भई चलो मधु के काम आ जाएँगे। तो मुझे और मैंने ना सच बताऊँ तो मैंने ना नेगेटिव पीपल से मिलना बंद कर दिया था। जो मुझे ये लगता था कि हाँ, ये आपको वाइब्रेशंस काफ़ी थोड़ा-सा मैटर डाउन करती कर हैं रहा है। वैसे। हाँ, जो आपको डाउन कर रहा है, वो ये होता था कि आप उससे थोड़ा-सा डिस्टेंस बना कर के चलें। हालाँकि क्रिटिसिज़्म आपको इंस्पायर करते हैं,
नो डाउट कि आपको उनको जवाब देना है, उनको थोड़ा बताना है कि येस और यू आल्सो कैन डू समथिंग इन योर लाइफ। लेकिन फिर भी आपका एक फ़ेज़ ऐसा होता है कि आप ज़्यादा झेल नहीं सकते उस टाइम किसी क्रिटिसिज़्म को। तो ज़्यादातर यही चीज़ होती है, जो क्रिटिसाइज़ कर रहा है उसको इग्नोर कर दो और जो आपको पॉज़िटिव लग रहे हैं, आप उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। और मैंने रिटन प्रैक्टिस की है, चैट जीपीटी मैंने यूज़ किया। हालाँकि मुझे चैट जीपीटी के बारे में पहले नहीं पता था। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि आप ऑब्जेक्टिव मम्मा ये क्या ढूँढ रहे हो? क्वेश्चन्स नहीं मिल रहे हैं। एक दिन मैं माथा पकड़ के बैठी थी तो ये पूछ रहा था, मम्मी क्वेश्चन्स कैसे कर रहे हो आप? मुझे बताओ ज़रा, मैं सुनता हूँ आपसे। मेरे बेटे ने बहुत हेल्प की है इस चीज़ में। मैं क्वेश्चन लिख लेती थी, जैसे एक राइटर से 30 क्वेश्चन्स निकाल लिए, 25 क्वेश्चन्स निकाल लिए। रात के टाइम वो उसका काम फ्री होकर के वो मुझसे सुनता था। मैं आपसे सुनता हूँ, अब मैं आपका सर हूँ, मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ये चीज़ रहती थी। सेकंड मैम मेरे बेटे ने मेरी बेटी को सँभालने में बहुत हेल्प की है। ही इज़ द सेकंड मदर ऑफ माय गर्ल कि ये होता था कि उसको सूसू-पोटी कराना है, तो वो भी करा देता था। दूध गर्म करके उसको पिलाना है, तो उसने पिलाया है। तो एक फैमिली सपोर्ट जो होता है ना, मीन्स वो आपके आपके पास साथ था। अगर वो है तो आपको एचसीएस क्या, आईएएस क्या, आईपीएस क्या, मतलब आप कुछ भी बन सकते हो अगर आपके पास फैमिली अगर सपोर्टिव है तो। और साथ में आपकी मेहनत तो देखो है ही है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये लगता है ना कि आज ही मैं सारा कवर करके सो जाऊँ, कल मुझे करना नहीं पड़ेगा, तो एक कंसिस्टेंसी और एक पेशेंस और एक कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर मेनली, वो अगर आपके पास है ना, तो सच में आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। जी मैम, तो इसमें रिटन एग्जाम भी था, एमसीक्यू बेस्ड भी था, मतलब प्री मेंस और फिर इंटरव्यू, 3 फेजेस थे। तो आपकी तैयारी मतलब टोटल कितना टाइम आपने दिया प्री और मेंस में? लगभग कितना समय आपने दिया होगा? पढ़ाई कंटिन्यूअस रखी या कैसे? हाँ जी। सर ये वैकेंसीज़ 2024 में आउट हुई थी और तब से जब से ही हमें ये पता लगा था कि वैकेंसीज़ आउट हैं, मैं तब से ही कंसिस्टेंटली पढ़ रही थी। हालाँकि जब प्री हमारा कैंसल हुआ, तो कुछ लोग जैसे बोलते थे कि हमने पढ़ाई छोड़ दी है, अब दोबारा कब आएगा? कोर्ट केस जो है वो सॉर्ट आउट होगा या नहीं होगा? मेरा ये रहता था, मैं इन सब चीज़ों को देखती ज़रूर थी, पर मैं इनको इग्नोर करके मेरी पढ़ाई को मैंने कंटिन्यू रखा। मैंने एक सिंगल डे भी ये नहीं सोचा कि कोर्ट केस कितना लंबा चलेगा, मैं बुक्स उठाऊँ कि नहीं उठाऊँ, मैंने उठाई हैं। बल्कि मेरे को कोई घर पे मिलने के लिए आते थे, गेस्ट आते थे, तो वो बोलते थे, "तू सारा दिन पढ़ती रहती है, तू क्या प्रिपेयर कर रही है ऐसा?" हमारे साथ भी फैमिली में रहते थे, जैसे इनके फ्रेंड थे, हमारे यहाँ रेंट पे ही रहते थे साथ में। तो वो बोलते थे कि, "भाभी जी, किस चीज़ का प्रिपेयर कर रहे हो? अब तो कोई वैकेंसीज़ नहीं है।" मैंने कहा, "वैकेंसीज़ आएँगी, तब मैं स्टार्ट करूँगी, देन आई विल बी लेट।" तो अभी मेरे पास टाइम है, तो जो भी मेरे लूप होल्स हैं या जो राइटर मुझे कम आता है या राइटिंग सेक्शन में मुझे कम लग रहा है, तो मैं वो सारा प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो मैंने वो ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ था, तो मैं पैनिक नहीं हुई थी ऑब्जेक्टिव के टाइम, प्री के टाइम बिल्कुल भी। जी मैम, और जब बहुत बड़ी जी, जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैम एचपीएससी में पीजीटी लगना, और वो भी इतनी अच्छी रैंक लेके आना, इतने सारे कैंडिडेट्स में से टॉप 50-60 कैंडिडेट्स में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हमने आपका शेयर कर दिया था। एक इंटरव्यू के बारे में एक मिथ होता है कि इंटरव्यू अगर ज़्यादा देर चलेगा तो ज़्यादा मार्क्स आएँगे। हालाँकि आपने जब आकर के बताया कि सिर्फ 8 ही मिनट इंटरव्यू चला, तो मुझे लग रहा था कि इंटरव्यू के बाद तो आप जिस तरीके से कॉन्फिडेंट थे, मुझे लग रहा था 8 प्लस मार्क्स आपके मिलेंगे। लेकिन जी, मैंने आपको मैसेज भी किया था कि मैम आपको तो 7.3 तक देंगे, जी आपको सर। याद होगा। जी क्योंकि सर। मुझे वही लगा कि थोड़ा-सा 1-2 क्वेश्चन आपने बताया कि 1-2 के लिए मना भी किया आपने, 1-2 क्वेश्चन्स आप नहीं भी बता पाए थे। तो देखा जाए तो कहीं न कहीं उन्होंने यही देखा है कि आप कितने कॉन्फिडेंट थे, और एचपीएससी इंटरव्यू में वो यही चेक करते हैं कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और कितनी ड्यूरेशन रही उससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 8.35 अपने आप में अच्छा स्कोर है, जहाँ पे 4 से लेके 9 मार्क्स के बीच में स्कोर है सारे ही कैंडिडेट्स का। तो वहाँ पे 8.35 बहुत अच्छा स्कोर है। जी सर, अगर इंटरव्यू में अगर मैं अपनी ऑब्ज़र्वेशन से बताऊँ ना सर, तो वहाँ पे टीचर्स है ना बस यही देख रहे थे कि वो अपने आप को कितनी देर तक सँभाल पाता है कैंडिडेट। क्योंकि जब उन्होंने फर्स्ट में मना किया कि डेमो के लिए आपको ये भी नहीं पढ़ाना, ये भी नहीं पढ़ाना, तो वो तो एक तो ये देख रहे थे कि इसके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं कि ये मुझे कहाँ तक लेकर जा सकती है। तो मैंने ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स होते हैं मैंने सबके नाम लिए थे, लेकिन उन्होंने सबके लिए मना किया। फिर मैंने जब
कुछ राइटर्स के नेम लिए या हम कह सकते हैं पोएट्री सेक्शंस के नेम लिए, तो उन्होंने सबके लिए मना किया क्योंकि वो कॉमन पोएट्री होती है। एक तो मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी सबको, जो भी कैंडिडेट ये वीडियो देखेगा बाद में, कि आप कभी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जहाँ पे आपका स्कोर मैटर करता है, तो आप कॉमन राइटर्स को थोड़ा नेग्लेक्ट करो, थोड़ा साइड कर दो। आप ऐसे राइटर्स को उठाओ जो फेमस तो हो, लेकिन उसके जो ये कह सकते हो कि हर किसी के माउथ पे उसका वर्ड ना हो कि भई हाँ, वर्ड्सवर्थ है जैसे। अब रोमांटिक से अगर हम बात करते हैं, तो हर कोई ये बोलेगा कि माय फेवरेट इज़ वर्ड्सवर्थ। एसटी कोलरिज को थोड़ा-सा डिनाई कर देते हैं, साउदी को थोड़ा-सा डिनाई कर देते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप विलियम वर्ड्सवर्थ को ना लेकर के आप कोलरिज या फिर साउदी के साथ जाओ। आप जॉन किट्स ले रहे हैं, तो आप पीबी शेली को लो। तो एक ये होता है कि अगर आप इंडियन राइटिंग्स में ले रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा आर के नारायण, मुल्क राज आनंद जैसे या फिर किरण देसाई इन 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 लोगों के नाम हम ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। लेकिन मैं उन सबको ये चीज़ कहूँगी कि आप अपना जो एक कहते हैं ना डायमंड, आप एक प्रिपेयर करके रखो और जब आपको ज़रूरत पड़े, तो आप वो डायमंड का जैसे कहते हैं ना हुक्म का जो इक्का होता है, वो आप फेंको उस टाइम। और इंटरव्यूअर्स को यही चाहिए था। उन्होंने बार-बार जब ये कहा कि वी वांट समथिंग न्यू तो आपकी एक तो ये फ़ोकस हो कि कुछ भी जो नया लिटरेचर में आ रहा है ना, तो आप उसको गो थ्रू करो, आप पढ़ो। क्योंकि आपकी रीडिंग आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है लाइफ़ में। और मैंने अपना प्रेज़ेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए मैंने वो पोएम ली, जो मैंने मेरे बेटे को 1 हफ़्ते पहले पढ़ाई थी। और वो उनको इतनी अच्छी लग गई कि शायद हो सकता है कि उन्होंने वो पोएम ना सुनी हो और उनको जो है वो ऐसा लगा कि समथिंग न्यू फॉर देम। समथिंग तो वैरायटी उनको चाहिए। बार-बार हाँ, सुन के वो एक ही कॉन्सेप्ट सुन के वो पैनल मस्ट बी द बोर कि बिल्कुल मैम। ये आपको वही ऐसा प्रिपेयर फर्स्ट चैप्टर करना चाहिए सुना ना। रहा है, उनको थोड़ा डिफरेंट चाहिए। बिल्कुल जैसे मैम, मुझे आज बिल्कुल। भी याद है आपने कहा था रोड नॉट टेकन अवे, तो मैंने भी अपने टाइम पे वो पढ़ी हुई है और आई थिंक वो फर्स्ट ही पोएम होती है, हाँ आई जी, गेस। तो रॉबर्ट उनको फ्रॉस्ट भी की थोड़ा है मैम। वैरायटी चाहिए, फ्लेवर चाहिए। तो आपने उनको वो दिया तो वो सेटिस्फाई हो गए। सैटिस्फाइड हुए। हाँ, और वो जी। एक चीज़ ये होता है कि जब वो बार-बार आपको मना करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना कि ये तो मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। आप उनके ऊपर छोड़ देंगे कि आप ही बता दो, फिर वो आपको इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक दे सकते हैं कि फिर वो आपको आता नहीं होगा, तो आपको सॉरी फ़ील करना पड़ेगा, सॉरी मुझे नहीं आता। तो कोशिश ये करो कि आपको वो बार-बार मना कर रहे हैं ना, तो भी आप अपने कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग आप उनको बोलो कि मैं ये भी करा सकता हूँ, मैं ये भी करा सकता हूँ। किसी टाइम तो वो भी येस करेंगे कि चलो ये करा दो आप। तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही चेक कर रहे हैं और वो आपको ड्रेसिंग सेंस भी मैटर करती है मैम, नो डाउट। क्योंकि जिस तरीके से आप गेटअप लेते हैं, आप एक मेंटोर बनने जा रहे हो बच्चों के लिए। तो लेवल सेट कर देते हैं उनके क्वेश्चंस का भी, जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो बिहेव कर रहे हैं वहां पे, आंसर दे रहे हैं, तो उनके क्वेश्चंस फिर उसी लेवल के ही स्टार्ट हो जाते हैं। यस मैम, वो बिल्कुल ऐसा ही कम्युनिकेशन हो रहा था जैसे आप एक फैमिली मेंबर की तरह कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से। तो एचपीएससी का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव लगा, बहुत सपोर्टिव भी लगा और ये भी था कि एक हेजिटेशन होती है ना कि रूम में एंटर करते ही, वो उन्होंने वेलकम किया तो स्माइल के साथ ही किया। बल्कि हम उनको बाद में ग्रीट कर रहे हैं, वो हमें पहले ग्रीट कर रहे हैं। यस, गुड मॉर्निंग हम्म। करके। तो आप बिल्कुल माइंड ऐसे रिलैक्स करके जाइए उनके पास। ऐसा नहीं है कि वो भी तो ह्यूमन बीइंग्स ही हैं। तो ऐसा तो है नहीं है कि वो कुछ आपको बहुत कुछ गलत बोल देंगे या आपको बल्कि फ़ेल करने के लिए ही बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं वो। तो आप अपना पॉज़िटिव एटीट्यूड लेके एंटर कीजिए और पॉज़िटिव एटीट्यूड लेकर ही आप एग्ज़िट कीजिए वहाँ से, तो आपके लिए बहुत बेटर है। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट ओनली। माइंडसेट ओनली। यस मैम, राइट। सो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। ये थैंक यू सो मच सक्सेस मैम। आपके लिए नहीं, सारी फैमिली के लिए है, जिन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया है आपको, आपके स्ट्रगल में साथ रहे हैं, मोटिवेट किया है आपको। जी मैम, जी। तो उनको मैम भी यही बहुत चीज़ बहुत मैं बोलूँगी मुबारकबाद। सब कैंडिडेट्स को कि अपने ऊपर भरोसा रखिए फर्स्ट ऑफ ऑल और जो भी आपके वेल विशर्स हैं, जो आपकी फैमिली है, अगर आप किसी भी ट्रॉमा में हैं, किसी भी कन्फ्यूज़न में हैं, तो आप अपनी फैमिली मेंबर के साथ डिस्कस कीजिए। सबसे अच्छा सॉल्यूशन और कह सकते हैं सबसे अच्छा सपोर्ट आपको वहीं से मिलेगा, बाहर से कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और आपके फ्रेंड सर्कल अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ना,
तो आप सच में ब्लेस्ड हैं। पहले मैं सोचती थी कि मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है और जैसे मैं बीमार हुई थी तो मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स मेरे जैसे कह सकती हूँ आइडेंटिफ़ाई हुए, जो मुझे लगा कि ये तो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अगर मैं रात को 12 बजे भी ये कहूँगी ना कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है और मैं अभी प्रॉब्लम में हूँ, तो दे विल बी अवेलेबल। तो आपके पास अगर फ्रेंड्स हैं ना, तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं। तो फैमिली और फ्रेंड्स और सेकंड मम्मी-पापा तो देखो है ही है। ऑब्वियसली मेरे बिल्कुल। फादर का एक ड्रीम था, जब मैं छोटी थी और तब वो कहते थे कि मेरी बेटी कुछ बनेगी। और कुछ सर्कमस्टेंसेस देखो मैम होते हैं लाइफ में एक टाइम होता है, टाइम से पहले हमें कोई चीज़ मिलती नहीं है। तो एक बिल्कुल, मैं बिल्कुल। बहुत रिग्रेट करती थी अपने आप को कि मैं पापा का ड्रीम पूरा नहीं कर पाई, ड्रीम पूरा नहीं कर पाई और ये अपॉर्च्युनिटी जो है मैं लास्ट मान के चल रही थी, क्योंकि हरियाणा के अंदर बहुत कम वैकेंसीज़ देखने को मिलती है टीचिंग लाइन में। तो ये चीज़ रहता था और दूसरा स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत हेल्प करती है। आप सिमरन कीजिए, सिमरन आपको वो चीज़ देगा जो शायद एक कहते हैं ना मेडिटेशन, सिमरन, वो एक ऐसा पड़ाव होता है जब आप खुद से बात कर रहे होते हैं, अपने मतलब गॉड रोल से बात कर रहे होते हैं, गॉड से बात कर रहे होते हैं। तो वो आपको बहुत हिम्मत देता है। और सेकंड थिंग मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी इसमें कि आप रिवील मत कीजिए किसी को कि आप क्या कर रहे हो। आपकी हर एक स्टेप पे सबकी नज़र होती है, हर एक स्टेप पे बिल्कुल। नज़र होती है। तो मैंने ये चीज़ सोचा था कि मेरे को सब बोलते थे, अड़ोस-पड़ोस में भी बोलते थे, फैमिली मेंबर्स जैसे हम कहीं रिश्तेदार में जाते हैं फंक्शंस बहुत हुए हैं और जब मेरा प्री का एग्ज़ाम था तब भी हमारे घर में फंक्शन था और बहुत पर्सनल फंक्शन था। जब मेंस था, बिल्कुल 1 हफ्ते पहले ही हमारे घर में मेरे भाई के यहाँ फंक्शन था। अब जब इंटरव्यू था तब भी 1 हफ्ते पहले मेरी सिस्टर के यहाँ फंक्शन था। तो एक ये चीज़ होता है कि आपको मार्केट जाना है, आपको सामान भी खरीदना है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। फिर भी आप मैनेज कर रहे हो और वो चीज़ है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपने ये रिवील नहीं करना कि आप स्ट्रेस में हैं। आप हर टाइम ये चीज़ कहिए कि मैं रिलैक्स हूँ, मैं कर सकती हूँ और ये मैं कर रही हूँ। तो आप हर किसी से मदद माँगने मत पहुँचिए। अब मेरी हेल्प कर दो, आप मेरी हेल्प कर दो, मत कहिए आप हर किसी से। आप सिर्फ़ गॉड को प्रे कीजिए कि आप ही मेरे लिए कोई भेज दो, तो वो सच में भेज देते हैं और मेरे लिए भेजा है उन्होंने। तो ये चीज़ है कि आपकी जो सक्सेस है ना, वही शोर मचाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप पहले बिल्कुल। ना बताएँ कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, तो दैट इज़ अदर थिंग। जी मैम, बहुत अच्छा लगा आपने अपना सक्सेस जर्नी शेयर किया और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है आपने 3 चीज़ों पे ही 3 टिप्स ही आपने दिया है सक्सेस के लिए। एक तो कंटिन्यूटी कि भाई कंटिन्यूअसली हमें लगा रहना है। दूसरा आपने बताया कि थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी हमें आज का जो यूथ है उसको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए और जी सर, पेशेंस रखना चाहिए। बिल्कुल। थर्ड आपने बताया पेशेंस रखना चाहिए। तो ज़रूर इससे जी, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको हेल्प मिलेगी कि आप कर रहे हैं, उनको ज़रूर हेल्प मिलने वाली है। जी सर। और आपको और मैं आपने यही कहूँगी सबको कि अपना अपने बेस्ट भविष्य बोलेंगे। आपके ही जी, हाथ में है, तो आप बिल्कुल। तैयारी कीजिए, आपके लिए कोई भी टाइम लेट नहीं है। अभी जो एज मेरी है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ये लग रहा था कि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। लेकिन अब लग रहा है कि बल्कि मैंने तो 5-7 साल पहले कर लिया। तो आपकी एज मैटर नहीं करती है। बहुत अच्छे ऐसे स्टूडेंट्स भी मिलेंगे आपको जो 22 साल के भी लग गए होंगे, 22-23 साल के और एक हमारे जैसे भी होंगे जो नियर 40 हैं, वो भी लगे होंगे। तो मैं यही चीज़ कहूँगी कि आपकी एज आपके जुनून के आगे कुछ भी नहीं है। अगर ठान ली ना, तो अगर एक ये टीचर की एज 42 लास्ट होती है, तो क्या पता आप 42 की एज में भी लग सकते हो। तो बिल्कुल। आपके लिए आपका हौसला ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आपके बारे में क्या कह रहे हैं सो कॉल्ड सोसाइटी के बारे में सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट बिलीव इन यू, बिलीव इन गॉड एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस लाइफ। जी, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर शेयरिंग योर सक्सेस जर्नी विद अस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Thank you Okay, for giving thank you. me Many, this many opportunity to share congratulations and my happy experience. Mother's Day. Thank you ma'am. जी, Thank जी। you and same to you. You are also a mother and to all the mothers in this universe, एक मदर है तो वो बहुत कुछ कर सकती है। जी। थैंक यू सो मच।